नमस्ते, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। आज मुझसे कहा गया है कि मुझे बहुत सारी ज़बानों में यानी कि बहुत सारी लैंग्वेजेस में बात करना पड़ेगी। सुना है वैसे तो सबकी कई ज़बानें होती हैं, लेकिन बेगमात की एक से ज़्यादा ज़बानें होती हैं। तो खैर वो मेरे पे लाहक नहीं होता। मेरी कोशिश ये होगी कि मैं एक ही ज़बान में बात करूँ, जो कि उर्दू है। और जो मेरे आने वाले हैं मेरे बाद, वो शायद अंग्रेज़ी में आप लोगों को एक्सप्लेन कर सकें। बट सोशल मीडिया का दौर है भाई, हर चीज़ सोशल मीडिया। सुबह फेसबुक खोलिए या व्हाट्सएप खोलिए तो कुछ ना कुछ नज़र आता है। तो आज जब मैंने सुबह अपना सेल फोन ऑन किया तो सलीम फौज साहब हैं पाकिस्तान में, बड़े अच्छे शायर हैं। उनका एक शेर नज़र से गुजरा और कुछ हस्बे हाल भी हो गया। ऐनी तवज्जो चाहूँगी तुम्हारी। क्या गिले शिकवे शिकायत की बारिश की जाए, क्या गिले शिकवे शिकायत की बारिश की जाए, इस तरह मिलिए कि फिर मिलने की ख्वाहिश की जाए। तो आज सुबह सलीम फौज साहब से बात हुई तो मैंने कहा मैं आज का प्रोग्राम इसी से आगाज़ करूँगी। और सोशल मीडिया से मुझे एक बात याद आई कि कितना हमारी ज़िंदगियों में असर हो चुका है सोशल मीडिया का। पाकिस्तान में आपको पता है कि घरों में मासियों का आने का बड़ा रिवाज है। एक साहिबा की मासी ने एक दिन छुट्टी कर ली। अगले दिन वो आई तो बेगम साहिबा बड़ी नाराज़ थी, गुस्से में कहने लगी, कल तुम आई नहीं, तुम कहाँ गई थी, तुमने बताया भी नहीं। तो कह लगी, हाँ बाजी क्या कह रही हो, हैं भाई को पता था मैं नहीं आ रही। तो उसने कहा है उनको कैसे पता था? क्योंकि हाँ उन्होंने मेरा स्टेटस देख के ना लिखा था, कम सून गेट वेल एंड आई मिस यू। तो बस बहरहाल हम आगे मजीद इसमें, हाँ शुक्रिया, ताली बजा सकते हैं ताकि मुझे सांस लेने को मौका मिला। बात रह गई हमारी लाइब्रेरी की। बहुत हमारे लिए एजाज़ की बात है, खुशी की बात है कि आज हमारे दरमियान बहुत से नए लोग और बहुत से पुराने लोग जब आज अरसे बाद आए हैं। मैं ख़ास तौर पे नाम लेना चाहूँगी, हमारे जहांगीर भाई आए हैं आज। भाई जहांगीर राठौर भाई, जहांगीर भाई आपको खड़े होना है आज। बहुत शुक्रिया आप, मैंने कहा आप आए, बाहर आए, आपके आने से मुझे बकरा वकरा काटना पड़ेगा, सदका देना पड़ेगा। ताहिर भाई तशरीफ लाए हैं आज, ताहिर सलीम भाई। हम लोगों का साथ तकरीबन 25 साल पुराना है, 2001 से, जब मैं 10 साल की थी, जब से हम लोग का साथ हैं और बड़ी खुशी आप सबको देख के। उसके साथ आज हमारी दुर्शी आपा की बर्थडे भी तो थी पिछले हफ्ते। दुर्शी आपा, मैंने सोचा था मैं तमीज से आपको केक कटवाऊंगी और एक शेर आपकी नजर करूंगी। केक तो कट गया, शेर सुन लीजिए। शेर ये है कि वो 20 साल की है 20वीं सदी में, वो 20 साल की है 20वीं सदी में, 21 की वो होगी 21वीं सदी में। ये शेर है उनका कि सोचता हूँ दोस्तों पे मुकदमा कर दूं, इस बहाने तारीखों पे मुलाकात तो होगी। तो हमने आप पे मुकदमा तो नहीं किया, लेकिन हम कुछ ना कुछ इस तरह का जरूर प्रोग्राम मुनक्किद करते हैं कि जिसके बहाने महीने में कम से कम 2 दफा आप लोगों से मुलाकात हो जाए। और आज की हमारी वजह मुलाकात है हमारे डॉक्टर नौरोज शावेद कोतवाल साहब। आप तालीम उर्दू शायरी में, खासतौर पे गजल गोई में एक बहुत बड़ा नाम। कहते हैं ना कि रवि सिद्दीकी साहब का एक शेर मैं हमेशा पढ़ती हूँ कि उर्दू जिसे कहते हैं तहजीब का चश्मा है, वो शख्स महज़्ज़ब है जिसको ये ज़बां आई। तो हम बड़े खुश नसीब हैं कि हमारे पास ऐसे लोग हैं जो मुख्तलिफ पेशों से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन फिर भी अदब, शायरी, गज़ल गोई से खास तौर पे अपनी हैसियत रखते हैं। तो महफिल को आगे लेके बढ़ते हैं। आज की हमारी महफिल के जो मेज़बान हैं वो हैं कामरान खमानी साहब। और लेकिन उससे पहले कि वो प्रोग्राम को आगे लेके चलें, मैं चाहूँगी कि मैं नताशा को दावत दूँ और वो हमारे आज के मेहमान खुसूसी का तफसीली तारुफ आपके सामने पेश करें। मैं दावत देती हूँ नताशा को। Okay, so like I said, अस्सलामुअलैकुम, आदाब। जनाब बशीर बदर कहते हैं सलीके से हवाओं में जो खुशबू घोल सकते हैं, सलीके से हवाओं में जो खुशबू घोल सकते हैं, अभी कुछ दोस्त बाकी हैं जो उर्दू बोल सकते हैं। अली ज़रयून एक जदीद दौर के शायर हैं जो कि कहते हैं उर्दू के बारे में कि लफ्ज़ व मानी का ये रिश्ता जो बनाया तुमने, उर्दू की शक्ल में एक ख्वाब दिखाया तुमने। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं यके बाद दीगर उर्दू की तारीफ में अशार क्यों सुना रही हूँ। तो चलिए इन कड़ियों को मिलाते हैं। आज हमारे बीच मौजूद है दुनिया शायरी की एक ऐसी शख्सियत जो पेशे के लिहाज से दंदान साज है, और कोई मामूली दंदान साज नहीं है, वो खुसूसन दांतों को तरतीब देने के माहिर हैं।
अंग्रेजी में जिसे कहते हैं ही इज एन ऑर्थोडोंटिस्ट, डॉक्टर नौरोज कोतवाल। मगर जो आज हमने इनको अपनी दावत दी है अपनी उर्दू लाइब्रेरी में, उसकी वजह इनकी दंदान साजी नहीं है। उसकी दरअसल वजह उनका ये नज़रिया है, जो कि मैं उन्हीं के अल्फाज में पेश करूंगी आप लोगों के सामने। उर्दू ना मुसलमान ना हिंदू की है ज़बान, इश्क व वफा के रंग की खुशबू की है ज़बान। मजहब की तंगियों से इसे वास्ता नहीं, इंसानियत हो जिसमें उसी खू की है ज़बान। डॉक्टर साहब के बारे में और उनके उर्दू ज़बान से लगाव को लेकर कुछ दिलचस्प किस्से हैं जो मैं आप लोगों के सामने पेश करूंगी। डॉक्टर कोतवाल के वालिद साहब जो थे वो फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर थे। शंकर भट्ट, विजय भट्ट की फिल्म्स को उनका डिस्ट्रीब्यूशन का काम था उनके पास, और कई और नामी गिरामी मूवियाँ हैं जिनमें बैजू बावरा सरफहरिस्त है, और उसके लिए नौशाद साहब को फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। आग, दीदार, अलबेला, अनारकली और बैजू बावरा वो फिल्में हैं जो इन्होंने अपने छुटपन में ही देख ली थी। क्योंकि इनके वाले डिस्ट्रीब्यूटर थे, इनका मिलना गए वक्तों के कुछ अजीम नामों से भी था, जैसे राजेंद्र किशन, नौशाद साहब, अज्जू सुल्तानपुरी साहब और साहिल लुधियानवी साहब। और वहाँ ही इनको हिंदी का शौक हुआ और स्कूल में हिंदी में यके बाद दीगर प्राइजेस लिया करते थे। डॉक्टर साहब ने उर्दू की तालीम जनाब शफीक अब्बास से हासिल करी, जो एक शायर थे और अंजुमन इस्लाम से मुंसलिक थे। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग डॉक्टर कोतवाल प्लीज। डॉक्टर साहब ने उर्दू लोगों को, ऑफ कोर्स ये एक बहुत ही एक हाईलाइटेड बात है, लोग बहुत हैरान हुआ करते थे कि इनको हिंदी में इतने अवार्ड्स क्यों मिलते हैं। जैसे आप लोग जानते हैं कि डॉक्टर साहब का ताल्लुक जो है वो पारसी बरादरी से है, तो लोगों को बहुत हैरानगी होती थी कि ये सारे प्राइजेस इसके हिंदी में होते हैं और इनको जो है वो अवार्ड्स मिलते हैं पूरे स्कूल के टाइम पे। तो जो कहा करते थे लोग इनसे, वो कहते थे कि उर्दू ना तुम्हारी मादरी ज़बान है ना तुम्हारी पिदरी ज़बान है, तो तुम्हें क्यों अवार्ड मिलते हैं। जिसका डॉक्टर साहब ने खुद ही बहुत मौजू जवाब दिया कि हाँ, हिंदी ना मेरी या उर्दू ना मेरी मादरी ज़बान है ना मेरी पिदरी ज़बान है, उर्दू तो मेरी जिगरी ज़बान है। डॉक्टर कोतवाल अपनी सौगात तन्हाई जो इनके गज़लों का मजमुआ है उसके बारे में कहते हैं कि उन्होंने उसका नाम कॉलेज में ही सोच लिया था कि मेरी गज़लियात की किताब आएगी और मैं उसका नाम सौगात तन्हाई रखूँगा। और सम मेंशनेबल थिंग्स अबाउट हिम कि इनका जो कलाम है वो अनूप जलोटा साहब ने, इनकी पूरी एल्बम निकली है और जगजीत साहब वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हिज कलाम और वो इनको बुलाया करते थे जब वो वॉक पे जाते थे और ये अपना कलाम सुनाया करते थे। तो वेरी फ्यू ऑफ अस हु हैव हैड दैट इंटरेक्शन विद द ग्रेट जगजीत साहब। की मेज़बानी का फ़र्ज़ निभाऊंगा। सो सलाम, गुड आफ्टरनून, केम छो। I need to hear Majama. Very good. Right now you are not in Majama, you are in Sapphire. So we are going to start the program. डॉक्टर साहब की तरफ चलेंगे। डॉक्टर साहब का नाम बहुत यूनिक है और मुझे ये एजाज़ हासिल है कि मेरी तालीम जिस इदारे से हुई है उसका नाम था नादिर शाह एडल जी डेंशा। सो बहुत कम लोगों को पता है कि जो नाम होते हैं वो थोड़ा सा जैसे कहना चाहिए उसका इंग्लिश वर्जन आ जाता है, वो एक्चुअली आदिल जी डेंशा था। जैसे नौशरवान जो है वो नौसरवान जी हो जाता है। तो ख़ास तौर पर हम बहुत शुक्रगुजार हैं, बहुत ममनून हैं डॉक्टर साहब के कि उन्होंने आज का वक्त दिया हमें। डॉक्टर साहब का नाम डॉक्टर नौरोज़ कोतवाल बहुत मानी रखता है अपने आप में। नौरोज़ यानी साल का नया दिन। दिस इज़ बेसिकली द स्टार्ट ऑफ द स्प्रिंग ऑल्सो। डॉक्टर साहब तस्दीक कीजिएगा मेरी। मगर कोतवाल भी हैं तो हम कह सकते हैं सैयम है कोतवाल अब डर का है। और इसको अगर मैं आसान ज़बान में कहूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि
you are the judge, so we don't have any issues doing anything mischievous. So डॉक्टर साहब शुरू करते हैं अपना आज का सफ़र। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। मैं आप लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज आपने मेरे वास्ते खास इस महफिल को मुनक्किद की। मैं अपना जो शायरी का सफ़र शुरू करने से पहले कामरान साहब से जब मेरी बातें हुई तो उन्होंने पूछा था मुझे कि आप को ये शौक़ किस तरह पैदा हो गया। तो मैंने उनसे कहा था कि मैं जब तकरीबन 7-8 साल का था तो मेरे वालिद साहब, क्योंकि एक फ़िल्म कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर थे, खैर उनका तो खैर 20% हिस्सा था उस फिल्म कंपनी में जिसका नाम था एवरग्रीन पिक्चर्स। और सबसे पहले जो उनकी बहुत ही कामयाब फिल्म रही वो थी राम राज्य। और ऐसे सुनने में आया है, मैंने पढ़ा भी है कि ये एकमात्र फिल्म थी जो महात्मा गांधी ने अपनी ज़िंदगी में देखी थी। और ये फिल्म मेरी, जैसे मैंने कहा, मेरी वालिद साहब के कंपनी का नाम था एवरग्रीन पिक्चर्स और इनका सिर्फ 20% उसमें शेयर था, मगर इस कंपनी के 5-6 थिएटर भी हुआ करते थे बम्बई में। उसमें से एक थिएटर था सुपर, और वहाँ राम राज्य लगातार 80 से ज़्यादा हफ्ते चली थी। और शायद आप लोगों को मालूम नहीं कि उसमें राम का किरदार जो है वो एक प्रेम अदीब नाम के एक्टर ने निभाया था, और सीता नूतन और तनुजा की माँ शोभना समर्थ ने सीता का रोल अदा किया था। उसके बाद वो ख़ास तौर से मेरे वालिद साहब प्रकाश स्टूडियोज़ की फिल्में डिस्ट्रीब्यूट करते थे, और इसके बाद कुछ फिल्में नहीं चली और नौबत यहाँ तक आ गई कि प्रकाश पिक्चर्स के स्टूडियो को ताला लगने का समय आ गया था। मगर उसके बाद उन्होंने सोचा कि एक फिल्म बनाते हैं तानसेन और बैजू बावरा के बारे में, तो उन्होंने 1952 में बैजू बावरा फिल्म बनाई। उसका पूरा बजट था 5 लाख रुपए, और उन्होंने सोचा कि उस वक्त के जो सुपरस्टार थे दिलीप कुमार और नरगिस, उनको लिया जाए। मगर उस वक्त दिलीप कुमार ने सुना है 1 लाख रुपया मांगा, नरगिस ने 50,000 रुपये मांगे, और नौशाद साहब को तो तय कर चुके थे उनको 1 लाख रुपया म्यूज़िक देने के लिए। तो अगर 2.5 लाख रुपया इन तीनों में निकल जाता तो बाकी 2.5 लाख में पिक्चर कैसे बन पाती। तो उन्होंने दिलीप कुमार और नरगिस को इनकार कर दिया, और बाद में सुनने में आया है कि उनको बड़ा अफसोस हुआ कि उन्होंने बैजू बावरा को छोड़ दिया। तो बाद में भारत भूषण और मीना कुमारी को बैजू और गौरी के रोल के लिए उन्होंने तय किया, और एज दे से द रेस्ट इज हिस्ट्री कि पिक्चर इतनी चली, और न सिर्फ नौशाद साहब को बेस्ट म्यूज़िक का अवार्ड मिला उस साल के वास्ते, मगर तकरीबन 50 साल बाद रेडियो मिर्ची ने एक प्रोग्राम किया जहाँ पे उन्होंने अनाउंस किया कि ऑल टाइम बेस्ट म्यूज़िक अवार्ड। तो मेरे कान खड़े हो गए, मैंने कहा कौन से पिक्चर को ये अवार्ड दिया जाएगा। और जब मैंने सुना कि बैजू बावरा को दिया तो मेरी खुशी की हद नहीं रही कि ऑल टाइम बेस्ट म्यूज़िक ऑफ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का अवार्ड। और मैं एक और भी बात बतला दूँ कि मेरी नौशाद साहब से, मोहम्मद रफ़ी साहब से मुलाकातें होती थी, तो नौशाद साहब हमेशा मुझे मिलकर गले लगते थे क्योंकि मेरे वालिद साहब ने बैजू बावरा को डिस्ट्रीब्यूट किया था। और मैं एक बात बतला दूं कि नौशाद साहब सिर्फ बड़े अच्छे म्यूज़िक डायरेक्टर नहीं बल्कि वो एक शायर भी थे। और मोहम्मद रफ़ी के इंतकाल पर उन्होंने एक शेर कहा था कि यूं तो सभी आते हैं दुनिया में मरने के लिए, यूं तो सभी आते हैं दुनिया में मरने के लिए, मौत उसकी है जिसका लोग अफसोस करें। तो ये नौशाद साहब ने, और मुझे अभी भी याद है कि नौशाद साहब के इंतकाल से 2-3 साल पहले जब मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने मुझसे एक बहुत बड़ी बात कही थी कि नौरोज़, देखिए हमारे ज़माने में लोग गाने सुनते थे, आजकल के ज़माने में लोग गाने देखते हैं। तो उनका इशारा टीवी के ऊपर था,
और जब हम गाने सुनते हैं तो बड़े गौर से, बड़े ध्यान से सुनते हैं गाने को। तो ये मेरे ख्याल में बहुत बड़ी बात उन्होंने कही। और जब मैं रफ़ी साहब से भी एक बार एक प्रोग्राम के बाद मिला तो मैंने उनसे जाके पूछने की हिम्मत की कि रफ़ी साहब, आपने इतने अच्छे गाने गाए हैं अपनी ज़िंदगी में फिल्मों के लिए, आपका सबसे चहीता गाना कौन सा है? तो उन्होंने फ़ौरन बतलाया कि वो दुनिया के रखवाले बैजू बावरा। और इस बात ने भी मुझे बेहद खुशी दी कि मेरे वालिद साहब की फिल्म का गाना उन्होंने सबसे बेहतरीन गाना अपना कहा। वैसे मेरा ख्याल है कि ये जो गाना था वो दुनिया के रखवाले सुन दर्द भरे मेरे नाले, ये सारे जो हस्बैंड्स हैं यहाँ पर उनका एक नेशनल एंथम हो सकता है। और जितने हस्बैंड यहाँ पे अग्री करते हैं वो तालियां बजा के जो है वो इस चीज़ को रिसीव करें। तो अब ये हो गया कि जिसने ताली बजाई है उसे घर वापस नहीं जाना। और मेरा ख्याल है एक काम और बहुत ज़रूरी है, जो डॉक्टर साहब जिस तरह से अपनी मालूमात शेयर कर रहे हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हम कहीं फॉर्मली नहीं पढ़ते, नोट्स ले लीजिएगा। 9 अगस्त को हम एक प्रोग्राम यहाँ पर कर रहे हैं जिसमें बैतबाजी या जिसे अंताक्षरी कह लीजिए, शायरी की, और इसके साथ साथ हम ज़हनी आजमाइश का एक प्रोग्राम करेंगे जिसमें रैंडम क्वेश्चंस होंगे। तो जो अभी कहा जा रहा है कि रफ़ी साहब की वफ़ात पर नौशाद साहब ने कौन सा शेर कहा था, तो आप नोट्स ले सकते हैं। आप अपने फ़ोन पे जो है वो नोट पैड खोल के और इसको रिकॉर्ड करना शुरू कर दें। तो डॉक्टर पास मतलब वो कि परियों का मेला रहता ही होगा। अब क्यों मैंने ये नाम सोच लिया ये तो मैं आज नहीं बतला सकता, मगर ये सच है कि भाई देखिए, डॉक्टर साहब की जो फैमिली है ना, वो बच्चे कान बंद कर ले, डॉक्टर साहब कुछ कह रहे हैं। ये सच है कि मैंने सोच रखा था कि कभी खुदा करे मेरी एक किताब अगर शाया हो तो मैं उसका नाम रख लूँगा, और वैसे ही हुआ। तो क्यों हुआ ये तो मैं नहीं कह सकता कामरान साहब। जैसे मैंने नहीं, मैं उम्मूमन इसलिए सवाल ये होता है कि उस दौर में जो है ना अपने बच्चों के नाम सोचे जाते हैं, क्योंकि जिनके साथ आप प्लानिंग कर रहे होते हैं तो फिर आप आगे की बात कर रहे होते हैं। आपने किताब का नाम क्यों सोचा, अगर आप बताना चाहें तो? कामरान भाई, ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। नजर लग जाती है। ऐसे मैंने सोचा कि अगर मैं कहूँगा तो ये नाम बड़ा अच्छा रहेगा एक किताब के लिए, उसकी कोई मखसूस वजह नहीं थी, तो बस मैंने उसी वक्त सोच लिया था और वैसे हुआ। तो मैं बड़ा खुश हुआ कि मैं अपनी किताब जब शाया कर सका तो मैंने उसी नाम से किताब को शाया किया। ये तारिक शाह साहब हैं, हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं। आज ये तारिक शहाब जोखियों बन के आए हैं। आप जरा खड़े हो जाएं ताकि लोग आपको देख सकें ना, वो ऐसे अच्छे लग रहे हैं आप यार। डॉक्टर दुखियों है सर, जोखियों नहीं। ये फरमा रहे हैं कि सौगात तन्हाई का मतलब होता है शादी। तो आपने इसीलिए उस वक्त ये सोच के रखा था, और अच्छा पॉइंट है, इस पे तालियां बजा दीजिए तारिक शाह साहब। अच्छा, मेरी खुशकिस्मती रही कि मैं पिछले 2-3 हफ्ते से जो है वो डॉक्टर साहब के साथ राब्ते में हूँ, और बज़ारिया नैरिका जो इनकी साहबजादी हैं, यहाँ इनकी फैमिली भी मौजूद है। अगर आप लोग खड़े हो जाएं तो ज़रा लोग पहचान लेंगे आप तमाम को। शायान, कामयाब, टॉम और नैरिका। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने जो है वो आज की हमारी दोपहर के लिए डॉक्टर साहब को फराहम किया। और अहम चीज़ ये है कि जो डॉक्टर साहब से मेरी बात हो रही थी, तो अभी भी हम बात कर रहे थे डॉक्टर साहब कुछ गज़ल कहने के हवाले से, और उमूमन जो लोग गज़ल को नहीं समझ पाते शायरी की सिन्फ में, जो आप कुछ कह रहे थे उस हवाले से, और किस तरह से आमद होती है, जो आपने एक वाक़या सुनाया था, अगर वो हाज़रीन को अता हो जाए। आप ये मेरी गज़ल के बारे में कह रहे हैं कि नहीं, उर्दू की गज़ल, जो आप गज़ल के हवाले से कहते हैं कि लोग समझते नहीं हैं। नहीं, ऐसा है, समझते नहीं है। नहीं, मैं कामरान साहब से कह रहा था कि आजकल भी लोग जब टीवी और रेडियो पे जब अनाउंस करते हैं कि फला फला की गज़ल सुनिए, जब शुरू होती है तो हम सुनते हैं कि तो गज़ल है ही नहीं। इसी सबसे पहली बात समझने की यह है कि गज़ल इज़ नॉट अ फॉर्म ऑफ म्यूज़िक,
गज़ल इज़ अ फॉर्म ऑफ राइटिंग, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ पोएट्री। और क्या है कि आज लोग कोई भी गाना अगर जगजीत सिंह ने गा लिया, अनूप जलोटा ने गा लिया, पंकज दत्त, तो रेडियो टीवी पे अनाउंस करते हैं कि फला फला की गज़ल सुनिए। जब शुरू हो जाती है तो हमको पता चलता है कि ये तो गज़ल है ही नहीं। तो ये मैं कह रहा था कि ये मालूमात का होना बहुत ज़रूरी है कि गज़ल क्या है। इसी गज़ल में वो जो रदीफ काफिया का पैटर्न है, गज़ल इसी बेसिकली इज ए कंपाइलेशन ऑफ कपलेट्स इसी, जिसमें रदीफ काफिया का चलन है। अब मैं आज कोई उर्दू का क्लास नहीं बनाना चाहता हूँ, मैं तो अपनी वो शायरी और बात करने आया हूँ, मगर ये जानना ज़रूरी है इसी के इसमें सीरीज ऑफ कपलेट्स इसी, जिसमें काफिया का होना तो निहायत ज़रूरी है और रदीफ के बगैर भी गज़ल हो सकती है। जैसे मैं अगर मिसाल के तौर पर एक ही शायर के राजेंद्र कृष्ण की 3 गज़लों का जिक्र करूं तो उन्होंने एक गज़ल कही थी कि यूँ हसरत तुम के दाग मोहब्बत में धो लिए, खुद दिल से दिल की बात कही और रो लिए। तो इसमें लिए जो है वो रदीफ है और सौगात बात वो जो है काफिया है। अब रदीफ जो है ना, इसमें एक लफ्ज़ का रदीफ है और उसी पिक्चर में उन्होंने दूसरी गज़ल कही थी कि उनको ये शिकायत है कि हम कुछ नहीं कहते, अपनी तो ये आदत है कि हम कुछ नहीं कहते। अब वहाँ शिकायत और आदत काफिया है और रदीफ जो है 6 लफ्ज़ों का है कि हम कुछ नहीं कहते। तो रदीफ के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, कितने लफ्ज़ों का रदीफ हो सकता है। और दूसरी गज़ल राजेंद्र कृष्ण ने ही कही थी कि मोहब्बत में ऐसे ज़माने भी आए, कभी रो दिए हम कभी मुस्कुराए। तो ये जो इसमें रदीफ है ही नहीं, आए मुस्कुराए सिर्फ काफिया है। तो इस गज़ल को कहते हैं गैर मुरत्तब गज़ल। जैसे मैंने कहा कि मैं आज कोई उर्दू का क्लास तो पढ़ाने नहीं आया, मगर आप लोगों को ये समझाने के लिए कि गज़ल जो है वो एक शायरी का तरीका है और वो रेडियो टीवी के ऊपर बहुत गलत तरीके से वो लोग बतलाते हैं कि फला फला की गज़ल सुनिए, और जब शुरू होती है तो हमें पता चलता है ये गज़ल है ही नहीं। कामरान साहब पूछ रहे थे कि कैसे एक शेर जहन में बन जाता है, तो मैंने उनको बतलाया कि एक बार मेरी गाड़ी की बैटरी ख़त्म हो गई थी, तो मैं बैटरी को बदलवाने एक हमारा वहाँ मोहम्मद जी पीटी रोड है, वहाँ पे मैं बैटरी बदलवा रहा था। तो खैर जाहिर है 15-20-25 मिनट लगते हैं बैटरी को बदलवाने में। तो सामने से 20-22 साल की हसीन सी लड़की गुजर रही थी, पीछे कुछ बड़े अच्छे फूल खिले हुए थे, तो बड़े बड़े मेरे ज़हन में एक शेर बन गया कि तेरे लब को हंसने की आदत न होती तो फूलों को खिलने की चाहत न होती। मैंने कहा कि जो दम भरे निगाहों को मैं फेर लेता, जो दम भरे निगाहों को मैं फेर लेता, तो फिर आप में ये नज़ाकत। तो फिर घर जाके मैंने अगले दिन पूरी गज़ल मुकम्मल की। इसी तरह मैं एक रोज़ मजरूर सुल्तानपुरी के घर बैठा था, तो बातचीत के दौरान मजरूर साहब ने पता नहीं क्यों ये सवाल किया मुझसे कि नौरोज़ तुम्हें तक और तलक में फ़र्क मालूम है क्या? तो मैंने कहा मजरूर साहब, दोनों भी चीज़ें किसी चीज़ से ख़त्म होने की अलामत है। हम कहते हैं यहाँ तक यहाँ तलक। तो मजरूर साहब ने कहा कि हाँ नौरोज़, सच कहा आपने, मगर इसमें एक बारीक सा फ़र्क है। तो मैंने कहा मजरूर साहब समझाइए क्या फ़र्क है? तो वो कहने लगे कि तक वो चीज़ है जो फ़ौरन ख़त्म होती है, यहाँ तक, और तलक वो चीज़ जो थोड़ी आगे चल के ख़त्म होती है कि वहाँ तलक। तो अब मजरूर साहब ने जब ये समझाया मुझे, तो हम तो खैर तक और तलक दोनों को एक ही माने में इस्तेमाल करते आए हैं, मगर इनके ये समझाने ने इतना मुतासिर किया मुझे कि मैं उनके साथ बातों बातों के दौरान मेरे जहन में ये तक तलक चलता रहा। तो कुछ देर के बाद मैंने सोचा कि तलक को रदीफ बनाकर मैं एक शेर कह दूँ। बाद में वो मैंने पूरी गज़ल मुकम्मल की जो अनूप जलोटा ने गाई भी है।
तो मैंने मजरू साहब से कहा, मैंने कहा मजरू साहब के तलक को लेकर एक मेरे जहन में 2 शेर बन गए हैं। तो मुझे कहा सुनाइए। तो मैंने कहा कि सुबह होते ही बड़े हाथ मेरे जाम तलक, सुबह होते ही बड़े हाथ मेरे जाम तलक, शाम की राह तके कौन भला शाम तलक। कि इसको बस कामते हाथों का करिश्मा कहिए, इसको बस कामते हाथों का करिश्मा कहिए, न पहुंच पाई मेरी तशना लबी जाम तलक। तो बाद में जाके मैंने, जैसे अगर आप चाहते हैं तो मैं आगे के शेर भी पढ़ सकता हूँ, मगर ये ऐसा है कि जैसे मैंने कहा कि शेर का ऐसा है कि शायरी और शेर के हवाले से मैंने शेर कहा है कि निकली अगर कोई बात तो उस बात पे अशार निकले, निकली अगर कोई बात तो उस बात पे अशार निकले, वरना तो लबों से यूं ही अल्फाज बेशुमार निकले। तो यह कि मैंने तो शायरी के हवाले से ऐसे कुछ शेर कहे हैं। एक शेर मैंने कहा कि सिर्फ कहने के लिए कुछ कहा तो कुछ नहीं कहा आपने, सिर्फ कहने के लिए कुछ कहा तो कुछ नहीं कहा आपने, उस बात को कहें आप जिस बात में कोई बात भी हो। वाह यानी बात बुरा है बात। डॉक्टर साहब की ये गुफ्तगू जो है वो आप आगे बढ़ाते हैं, और डॉक्टर साहब आपने एक माहौल ऐसा बना दिया है तो हम आपकी खिदमत में भी कुछ सौगात पेश करते हैं। एटलांटा बहुत खुशकिस्मत है कि यहाँ पर जो लिटरेचर लवर्स हैं, अदब दोस्त लोग हैं, वो बहुत अच्छी तादाद में हैं, और यहाँ पर हमारे डॉक्टर शाहिद रफ़ीक साहब बैठे हुए हैं, सदफ़ फ़ारूक़ी हैं, अज़हर फ़ारूक़ी हैं। इन लोगों ने राइटर्स फोरम और उर्दू लाइब्रेरी के नाम से ये एक बज़्म सजाई हुई है, जो कि दम गनीमत है कि हम जो है वो अपनी क़दरों और अपनी रवायात को आगे लेके चल रहे हैं, और हमारी कोशिश यही है कि हमारा जो पैगाम है और हमारा जो कल्चर है वो आने वाली नस्लों तक पहुँचे। यंगस्टर्स में हमारे पास यहाँ पर 2 बहुत अच्छे शायर हैं, जो आप ये समझिए कि हमारी महफ़िलों की न सिर्फ जान है बल्कि वो हमारी शान भी है। और पहली जो शान है हमारे 2 शान हैं यहाँ पर इस वक्त बैठे हुए। तो पहली जो शान है वो इर्तज़ा बरलास है। मैं उनसे गुजारिश करूँगा, मैंने उन्हें बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे ये रिक्वेस्ट की है कि वो यहाँ आएँ। और इर्तज़ा जो है वो उनकी एक अच्छी बात ये है कि वो सिर्फ शायरी नहीं बल्कि वो स्कॉलरली जो उनका अप्रोच है, उसने हमें अभी एक रिसेंटली महफिल हुई थी मरसिए के हवाले से, उसमें बहुत हेल्प की थी। ख़वातीन व हज़रात, आपकी तालियों में इर्तज़ा बरलास। एक लफ्ज़ है उर्दू में, well, sorry for the guys here, but you know, thank you for coming guys, so certainly appreciate that and sitting through this. लेकिन एक लफ्ज़ है उर्दू में खराबात, और हम उसे ख़राब की तरफ समझते हैं, लेकिन इसके एक्चुअली इट्स इस्तिआरा फॉर नहीं, is not necessarily, actually खराबात is an इस्तिआरा for pub and wine shop and मैं खाना। शुक्रिया। Now everybody is interested. अब आप थोड़ी सी तो उस हवाले से देखिए कि हमारे कई दोस्त हैं जो ये शुगल करते हैं, लेकिन वो इसी एहतियात से करते हैं। तो उस हवाले से शेर सुनिएगा। ये कह नहीं सकते कि खराबात से निकले, ये कह नहीं सकते कि खराबात से निकले, ए यार मेरे तुम बड़े मोहताज से निकले। ये कह नहीं सकते कि खराबात से निकले, ए यार मेरे तुम बड़े मोहताज से निकले। और ये देखिएगा कि यारों की ये खूबी है, अब यारों की ये खूबी है नहीं भूलने देते, यारों की ये खूबी है नहीं भूलने देते, 2 दिन ही हुए थे हमें औकात से निकले। यारों की जो खूबी है, यारों की ये खूबी है नहीं भूलने देते, 2 दिन ही हुए थे हमें औकात से निकले। और इर्तिजा भी वालिद से मिल के आ रहे हैं ना पाकिस्तान से। ये उनके सामने पेश की, उन्हें अच्छी लगी उन्हें। सयाद मनश हम तो गिरफ्तार वफा है। सयाद जो पकड़ के बैठे होते हैं, the person who doesn't let you go,
सयाद मनश हम तो गिरफ्तार वफा हैं, उड़ने के नहीं हम जो तेरे हाथ से निकले। बहुत अच्छे। और यूं मेरा तारुफ भी वाबस्ता हो तुझसे, यूं मेरा तारुफ भी वाबस्ता हो तुझसे, हो जब भी मेरी बात तेरी बात से निकले। यूं मेरा तारुफ भी वाबस्ता हो तुझसे, हो इनका तारुफ भी वाबस्ता यूं तुझसे, हो जब भी इनकी बात इनकी इनसे बात से निकले। और मैं तो सदफ का भारत के नाम से मशहूर हूं। और आखिर में के जन्नत से निकाले गए राजी तो हुआ क्या, जन्नत से निकाले गए राजी तो हुआ क्या, आदम भी तो कुछ ऐसी ही हरकत से निकले। ये कह नहीं सकते कि खराबात से निकले, ए यार मेरे तुम बड़े मोहताज से निकले। जंतर मंतर भी सुना। इस वक्त वैसे जंतर मंतर किसी और का चर्चा है। आजकल बहुत एक्टिव है। नज़म आज तो बेसबब उदास है जी, इश्क होता तो कोई बात नहीं। आज तो बेसबब उदास है जी, इश्क होता तो कोई बात भी थी। तो अब वो उस बात को मैंने फिर फैलाया कि बात का क्या क्या हो सकता है। अब ये कि आज तो बेसबब उदास है जी, इश्क होता तो कोई बात भी थी, इश्क होता तो किसी और का दुखड़ा क्या था, गमे बेनाम के असबाब का झगड़ा क्या था, जो बरतने के तरीके हैं इसे हम वो करते, गमे जाना की सलीके से तवाज़ो करते। अब इश्क को कैसे निभाया जाता, सोज़े मिशगा से चिरागों को जलाया जाता, मैं बेकैफ में अश्कों को मिलाया जाता, दिले नाकाम का भी जश्न मनाया जाता, उसकी यादों से ही महफिल को सजाया जाता, थी अभी शाम पड़ी और अभी रात भी थी, इश्क होता तो मेरी जान कोई बात भी थी। अब इश्क तो अगर नहीं है, लेकिन अगर इश्क है तो है क्या, आपका इश्क है क्या? एवरीबॉडी क्लेम्स टू बी इन लव, बट व्हाट डज दैट मीन? सर हम अगर पूछते हैं क्या है तुम्हारा वो इश्क, तुमने शेरों में उतारा जो पुकारा वो इश्क, अपने हालात से लड़ता था बेचारा वो इश्क, उसके दिल को भी कभी था न गवारा वो इश्क, इश्क आज के दौलत की खनक मांगता है, इश्क आज के दौलत की खनक मांगता है, आसूदा मनाजिर की फरागत की झलक मांगता है, इसे अशार से अल्फाज से क्या लेना है, इसे जज्बात के एजाज से क्या लेना है, क्या इसमें दिखी थी कभी सोने की चमक, क्या इसमें दिखी थी कभी सोने की चमक, इश्क में तुमने रखी थी कभी हीरों की धनक, वही पूंजी जो कभी हासिल जज्बात न थी, वही किस्मत जो तुम्हारे तो कभी साथ न थी, यही सच है कि तुम्हारी कभी औकात न थी, इश्क जो होता तुम्हें तो भी बड़ी बात न थी। को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। आपने कहा कि आपकी मुलाकात नौशाद साहब से, मजरू साहब से और साहिल साहब से भी रही, और 90 की दहाई के बाद फिर आपने फिल्मी मौसीकी पे कुछ ज़्यादा तवज्जो नहीं दी, क्योंकि थोड़ा सा मौसीकी का मयार, शायरी का मयार काफ़ी गिरने लगा। वही, अब उस पर ज़रा अपनी राय दीजिएगा। खैर मुझे 90 के बाद के गानों को ज़्यादा इल्म भी नहीं है, तो जो क्योंकि 50, 60, 70 के दशक में जो गाने फिल्मों के लिए लिखे गए वो बाकायदा बड़े शायरों ने उसकी शायरी की है, जैसे कि शकील बदायूनी, साहिल लुधियानवी, मजरू सुल्तानपुरी, कैफी आजमी, राजेंद्र किशन, सब बड़े बड़े शायर थे और उन्होंने फिल्मों के गाने लिखे। तो जाहिर है कि वो गाने भी उर्दू शायरी से कम नहीं थे। तो जो आपने फरमाया कि 90 के बाद के, जैसे
मैं गानों से ज़्यादा वाकिफ़ भी नहीं हूँ, और लोगों से भी मैं सुनता आया हूँ कि उस ज़माने की मौसीकी, उस ज़माने की शायरी नहीं रही। 80-90 के, यार 80 में 2-3 फिल्में आई, जैसे उमराव जान, निकाह, जिसकी मौसीकी और शायरी दोनों भी बहुत अच्छे थे, मगर उसके बाद की जो फिल्में हैं उसकी शायरी मौसीकी दोनों भी उस मयार की नहीं थी। तो आपके ख्याल में इसकी वजह क्या हो सकती है कि शायरी का जो मयार है वो नीचे आया? खैर वजह ये भी हो सकती है कि ये जो बड़े बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर थे, बड़े बड़े शायर थे, वो इंतकाल फरमा गए थे, और उसके बाद बड़े मौसीकार, बड़े शायरों से गाने न उनकी तर्ज बनवाई गई, न उनसे लिखवाए गए। तो यही वजह हो सकती है कि उस ज़माने का जो मयार था इन गानों का, वो नहीं रहा बाद में। क्योंकि जो आपने भी बताया मयार के हवाले से, तो यहाँ जितने हमारे दोस्त मौजूद हैं वो इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं करेंगे कि नौरोज़ साहब पारसी बरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं, और पारसी बरादरी के हवाले से एक और बड़ा नाम जिसका बहुत बड़ा हिस्सा है, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर, या बल्कि आप ये कहिए बर-ए-सग़ीर की फिल्म इंडस्ट्री पे, क्योंकि ये हम प्री पार्टीशन की बात कर रहे हैं पारसी थिएटर के हवाले से, और सोहराब मोदी साहब का जो उनकी ज़बान और उनका बयान था, तो हम ये देखते हैं कि उन्होंने जिस तरह से उर्दू जो राइटर्स थे और जो शायर थे, राइटर्स को ज़माने में मुंशी कहा जाता था, तो वो उनसे जो उन्होंने काम लिया, तो आप ये समझते हैं कि उसके बाद उस तरह का जो काम है या उर्दू के हवाले से जो काम है वो ना हो पाया? खैर एक बात आप लोगों को बतला दूँ, शायद आप लोगों को मालूम हो न हो कि 1920 से 30 के दशक में उर्दू ड्रामा का नाम, दूसरा नाम पारसी थिएटर था। अच्छा। हाँ, पारसी थिएटर। और उस ज़माने में कुछ बड़े अच्छे एक्टर हुआ करते, उनमें से एक नाम था केकी बाबा अदा जानिया, और बाकी भी लोग थे। अब 1930 के बाद, खैर वो मुझसे भी बहुत पहले का ज़माना था, मगर मैंने पढ़ा है कि उस ज़माने के जो उर्दू ज़माने का, वो ज़माने के थिएटर का दूसरा नाम था उर्दू थिएटर का पारसी थिएटर। अब जब उन्होंने पारसी के हवाले से बात निकाली और आपने मेरी गज़ल के 2-4 शेर भी पढ़े, तो मैं आपको ये वजह बता दूं कि मैंने ये गज़ल क्यों कही। अक्सर हुआ करता था कि किसी मुशायरे के बाद बहुत लोग मुझसे ये सवाल करने आते थे कि नौरोज़ साहब आप पारसी होकर मुसलमान की ज़बान में शायरी क्यों करते हैं। तो ये सुनकर मुझे काफ़ी दुख भी होता था कि कोई एक ज़बान को मजहबी रंग दे रहा है। देखिए, अगर ज़बान को ताल्लुक़ है तो वो इलाके से है, रीजन से है, रिलीजन से नहीं। तो मैं ये जवाब देते देते भी तंग आ गया। मैंने फिर एक दफ़ा सोचा कि मैं मैंने कहा इसी बात पे मैं एक गज़ल क्यों ना कह दूँ। तो फिर मैंने एक गज़ल कही कि उर्दू न मुसलमान न हिंदू की है ज़बान, उर्दू न मुसलमान न हिंदू की है ज़बान, इश्को वफा के रंग की खुशबू की है ज़बान। कि मजहब की तंगियों से इसे वास्ता नहीं, मजहब की तंगियों से इसे वास्ता नहीं, इंसानियत हो जिसमें उसी खू की है ज़बान। कि मगरिब हो या कि शर्क, शुमाल हो जुनूब हो, इस कायनात में ये हर सू की है ज़बान। और फिर आपने हर किसी ने मुग़ल आज़म पिक्चर तो देखी होगी जी। तो उसमें शहनशाह अकबर छोटे सलीम को शेखू कह के पुकारता है। तो मैंने कहा है कि है तनतना भी इसमें मोहब्बत की आग भी, है तनतना भी इसमें मोहब्बत की आग भी, जाहो जलाले अकबर हो शेखू की है ज़बान। फिर आपने गौर किया होगा कि पाकिस्तान के मशहूर शायर फैज़ अहमद फैज़ को अपनी इनकलाबी शायरी की वजह से अंग्रेज़ों ने कैद किया था और उनकी कलम, उनका दवा छीन लिया गया था। तो उन्होंने कहा कि कोई गम नहीं, अगर इसी मैं अपनी उंगलियों को खूने जिगर में डिबो के लिखूंगा।
तो मैंने उस पर एक शेर कहा है कि आवाज़ हक को कोई न मसलूब कर सका, आवाज़ हक को कोई न मसलूब कर सका, कफस में कैद फैज के लहू की है ज़बान। वाह वाह वाह। कि कैसे अजीम लोगों को तस्खीर कर गई, कैसे अजीम लोगों को तस्खीर कर गई, इकबाल और मीर और मिर्जा के जादू की है ज़बान। वाह वाह वाह। जुल्मत कदे में जैसे के बिजली चमक उठे, जुल्मत कदे में जैसे के बिजली चमक उठे, काली अंधेरी रातों में जुगनू की है ज़बान। और इसका मक्ता पेश है। फिर से फरमाइश आई है, ये शेर फिर से पढ़िए। मैंने गौर से नहीं सुना था। जुल्मत कदे में जैसे के बिजली चमक उठे, जुल्मत कदे में जैसे के बिजली चमक उठे, काली अंधेरी रातों में जुगनू की है ज़बान। और फिर मक्ता पेश है कि हद से भी ज्यादा प्यारी न मुझको लगे ये क्यों, हद से भी ज्यादा प्यारी न मुझको लगे ये क्यों, नौरोज ये मेरे गुलरू की है ज़बान। अरे वाह वाह वाह, बहुत बिलेमोरिया, हाँ। डिनशा बिलेमोरिया। दो भाई बिलेमोरिया थे। यहाँ फैमिली मौजूद है, मुझे हाँ। नहीं पता कि उनका। अच्छा। हाँ बिल्कुल, बिलेमोरिया फैमिली, अगर थोड़ा सा अगर आप लोग खड़े हो जाए तो we can play with you. Thank you. भाई थे, बड़ा है कि दो भाई थे, दिनशाह और शायद उस नाम थे एडी बिलिमोरिया। वो भी उस जमाने के उर्दू थिएटर के सुनाती। तो मैं भी एक मेरी पाबंद नज़म सुनाना चाहूँगा। जी अमूमन लोग महफिलों में गज़लें और मुतफरिक शेर सुनना पसंद करते हैं, मगर इस नज़म को मैं इसलिए पेश करना चाहता हूँ कि मैंने ये नज़म तब कही थी जब मैंने अपनी अम्मी को तकरीबन 90 साल की उम्र में अस्पताल में दाखिल किया था, बड़ी कमज़ोर हालत में। उनके पास न ज़ुबान से कुछ कहने की क़ुव्वत, न हाथ पैर हिलाने की ताकत थी। तो उस वक्त मुझे ये ख्याल आया कि इतना कुछ हो जाने के बाद भी ज़िंदगी फिर भी चलती रहती है। तो इसी को उन्वान बना के कि ज़िंदगी फिर भी चलती रहती है, मैंने एक नज़म कही। इजाज़त है तो मैं उसे पढ़ना चाहूँगा कि ज़िंदगी फिर भी चलती रहती है, ज़िंदगी चाहे एक कहानी हो, गुफ्तगू सारी बेजुबानी हो, हर तरफ मर्ग नागहानी हो, ज़िंदगी फिर भी चलती रहती है। वाह वाह। हर वफा में जफा का धंग मिले, हर वफा में जफा का धंग मिले, नूर में जुल्मतों का रंग मिले, जिस्म पर हर कबा ही तंग मिले, जिंदगी फिर भी चलती रहती है। अपने सब हो जहां में बेगाने, हर हकीकत सुनाए अफसाने, हमको यहाँ कोई न पहचाने, जिंदगी फिर भी चलती रहती है। दूर मंजिल से जब भी गाफिल हो, रहजनी ताकती मुकाबिल हो, कश्ती डूबे जहाँ पे साहिल हो, जिंदगी फिर भी चलती रहती है। जख्म जितने हैं दाग हो सब, दिल में गोया चराग हो सब, इश्क का एक सुराग हो सब, जिंदगी फिर भी चलती रहती है। आज जाने कहाँ से मह निकला, वो भी क्या कुछ न मुझसे कह निकला, अश्क आंखों से मेरी बह निकला, जिंदगी फिर भी चलती रहती है। आंख न जाने के शाम और सहर, गूंजे न कानों में सदाए लहर, जुबां पे जायका न शीरी और कहर, जिंदगी फिर भी चलती रहती है। बादो बारा न गर जमी से मिले, कोई फूल न फिर कहीं पे खिले, एक पत्ता न अपनी जगह से हिले, जिंदगी फिर भी चलती रहती है। लोग जिंदा हैं या दफीने से, कोई जीता नहीं करीने से, हम तो बाज आए ऐसे जीने से, जिंदगी फिर भी चलती रहती है। जल चुका हो कलेजा पीने में, मर गई हो आरज़ुए जीने सीने में, अब मज़ा ही ना रहा हो जीने में, जिंदगी फिर भी चलती रहती है। और एक आखिरी बंद है
कि वक्त का एक झोंका आया तो क्या, वक्त का एक झोंका आया तो क्या, मर्ग देकर हमें रुलाया तो क्या, किसी ने जश्न अजल मनाया तो क्या, जो कुछ भी हो जाए मरती तो है मौत, जिंदगी फिर भी चलती रहे। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत अच्छा। की इजाज़त मैं वही एक दो मुतफ़रिक़ अशार पेश करके एक गज़ल एक नज़म पेश करूँगा। मतला और एक शेर के ज़बां की ज़रूरत थी रुदाद गम को, ज़बां की ज़रूरत थी रुदाद गम को, वगरना ये ज़हमत न देते कलम को। ज़बां की ज़रूरत थी रुदाद गम को, वगरना ये ज़हमत न देते कलम को। सुनाएंगे तामीर नौ की कहानी, सुनाएंगे तामीर नौ की कहानी, अभी और बर्बाद होना है हमको। एक मतलब कुछ अशार एक और गज़ल के कि यकीन नहीं है गुमा नहीं है, यकीन नहीं है गुमा नहीं है, बदन में कुछ भी रवा नहीं है। मुकालमा है दरून दिल ये, मुकालमा है दरून दिल ये, खुदा कहाँ है कहाँ नहीं है। और पहाड़ होता तो सर भी करते, पहाड़ होता तो सर भी करते, यहाँ तो कुछ दरमिया नहीं है। और बस एक गज़ल और सुना के फिर मैं इजाज़त चाहूँगा। ये डॉक्टर साहब आप गज़ल के बारे में बात कर रहे थे, गज़ल की, उसमें तो ये गज़ल पे गज़ल लिखी थी, मैं सोचा वो सुना दूँ हस्ब माहौल। उरूस नौ बहार सी खिली खिली सजी सजी, निगाह यार में कहीं गज़ल थी एक छुपी छुपी। ज़मीन भी लतीफ़ थी रवां रवां रदीफ़ थी, बहार की सी ताज़गी ख़याल में रची रची। वो बहर में निखार सा बहाव आबशार सा, ज़बान से हुरूफ यूं के बह गई नदी नदी। थी काफ़ियों में चाशनी मसर्रतों की रागनी, कहीं कहीं पे गूंज सी कहीं कहीं दबी दबी। जमाल था गुदास था गज़ब का सोज़ साज था, समाअतों की खैर हो के रूह तक जली जली। गज़ल वो बाकमाल थी सभी के हस्ब हाल थी, कभी कहीं सुनी न थी मगर लगी सुनी सुनी। और ये शेर आखिर के चलो तुम्हें दिखाएं हम, वो बाग़ दिल कदम कदम, सुखन की शाख गुल जहाँ लदी लदी झुकी झुकी। जब किया जुल्म बेसबब किया, सर झुका चुके थे हम फिर भी सर तलब किया। हमने फिर सफाई दी कीमते रिहाई दी, रब का वास्ता दिया खून की दुहाई दी। था नशे में इस कदर बादशाह बेखबर, देखता रहा हमें एक नहीं सुनी मगर। क़त्लगाह फ़िक्र में शोर ही था इस कदर, जल बुझे मकां मकां तन बदन यहाँ वहाँ, रंगे खूं ज़मी ज़मी आसमां धुआं धुआं। ए खुदाए बेनियाज एक ज़रा निगाह नाज, उठ रहा है अब यकीन लग रहा है सब मजाज। ए खुदाए आक़बत कर दे अब मुदाखलत, कुछ परिंदे भेज दे या फरिश्ते भेज दे। मेहदी ओ मसीह को भेजना है भेज दे, फैसला सुना भी दे जुल्म अब मिठा भी दे। कब तलक चलेगा ये हशर उठा भी दे। आपकी इजाज़त अगर हो तो मैं अनूप जलोटा साहब ने जो आपका कलाम गाया है उसके हवाले से पहले आप थोड़ी सी बात कीजिएगा कि कितने उन्होंने क्या गाया और क्या चीज़ें, और फिर एक मुंतखब कलाम जो है वो हम हाज़रीन की खिदमत में पेश करना चाहेंगे, प्लीज़। वैसे मैंने पहले तो चाहा था कि जगजीत सिंह मेरी गज़लें गाएं। मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहूँ कि जगजीत के जो बच्चे थे सारे मेरे पेशेंट भी रह चुके हैं। और जगजीत और मुझको दोनों को घोड़ों का बड़ा शौक था, हमको हॉर्स रेसिंग का। तो वो सुबह सुबह हम घोड़ों का जब ट्रैक वर्क हमारे बम्बई के रेस कोर्स पे देखने जाते थे तो जगजीत कहता था कि यार नौरोज़ वहाँ आके मुझे अपनी गज़लें सुना। तो मैंने जब ये गज़ल सुनाई जो मैंने
पहले जिक्र किया मजरू साहब के जो पूछने के ऊपर जो मैंने गज़ल कही कि सुबह होते ही बड़े हाथ मेरे जाम तलक, शाम की राह तके कौन भला शाम तलक। तो जगजीत ने कहा यार नौरोज ये सुनकर तो लोग कहेंगे तू बड़ा शराबी है। मैंने कहा कि ये तो खैर इसी उन्होंने जब मुझसे ये पूछा तक तन्हाई है, दश्त सी तन्हाई है और दर्द का सागर, दश्त सी तन्हाई है और दर्द का सागर, अश्क की फसीलों से डूबता हुआ सूरज, अश्क की फसीलों से डूबता हुआ सूरज, जब हमें बुलाता है दर्द। Planning to publish your book? You could reach. देखा दर्द ही जगाता है। डूबता हुआ सूरज जब हमें बुलाता है दर्द ही जगाता है। दर्द के मुसाफिर हैं, दर्द के मुसाफिर हैं, बीच में भंवर के हैं, दर्द के मुसाफिर हैं, बीच में भंवर के हैं, आसमां भी वीरा है, तारे आज मध्यम हैं। दर्द के मुसाफिर हैं, बीच में भंवर के हैं, आसमां भी वीरा है, तारे आज मध्यम हैं। नाव भी उम्मीदों की आज कुछ शिकस्ता है, नाव भी उम्मीदों की आज कुछ शिकस्ता है, ना ही कोई मंजिल है, ना ही कोई रास्ता है। दश्त तय कर लेंगे, दश्त तय कर लेंगे, साहिलों से लड़ लेंगे, दश्त तय कर लेंगे, साहिलों से लड़ लेंगे, दर्द के मुसाफिर हैं, किश्तियां उम्मीदों की फिर से हम तरा लेंगे। पर Sadaf, Asif, Kamran, Farooq, Dr. Shahid Saab and so on, they really have a great influence and I want to say a few words. A lot of people like me who were losing the essence of the literature, they started learning, and I'm telling you Shayan and you all will learn. This great lady who is standing there, she helps us a lot. I heard her singing in Urdu, right? You were singing in Urdu? So it can happen. Yes? So, a lot of compliments. She's helping us for 1 year, so she learned. Oh, she was. And Asif was standing in front of her. So thank you very much. जब कोई बच्चा पैदा होता है तो वो लोग हमारी इसमें वो राशि देखते हैं कि कौन से अक्षर से उसका नाम दिया जाए। तो जब मेरे बड़े नवासे का क से खाफ से जब आया कि उसका नाम देना है तो मेरी बेटी ने कहा कि कुछ नाम सजेस्ट करें। तो मैंने कुछ नाम बतलाए तो उसने कामयाब नाम का इंतखाब किया कि बड़े नवासे का नाम कामयाब रखा जाए। और जब छोटा वाला पैदा हुआ तो उसका श से था, तो मैंने फिर से कुछ नाम उनको सजेस्ट किया तो उन्होंने शायान नाम रखा। उसके बाद मेरी बेटी ने एक बहुत मुश्किल काम दे दिया, कहते कि दोनों नाम को लेकर एक शेर कहें आप। मैंने कहा कि तो फिर मैंने सोचा और अगले दिन मैंने एक शेर कहा कि है तमन्ना हर किसी को वो कामयाब हो ज़माने में, है तमन्ना हर किसी को वो कामयाब हो ज़माने में, लेकिन ज़माना कब था शायान शान हमारा। गुजार हूँ कि आपने आज मेरे वास्ते इस महफिल को सजाया है हमारी खुशकिस्मती। और उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा मुझसे बातें करके, मेरा कुछ कलाम सुन के। बाकी तो मैं क्या कहूँ मैं कि वाकई मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि जब मैंने कामरान साहब के साथ पहले फ़ोन पे बात की तो उन्होंने फ़ौरन कहा कि आपकी साथ बात करके, तो मैं फिर से बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने आज मेरे वास्ते इतनी अच्छी महफिल सजाई है। उर्दू राइटर्स फोरम एंड लाइब्रेरी पूरे इदारे का मैं गुजारिश करूंगा कि वो तमाम लोग जो इस प्रोग्राम के पीछे थे, प्रोग्राम का जो आइडिया था सबसे पहले वो डॉक्टर कैसर मुख्तार ने दिया था, तो कैसर प्लीज़ आप अपनी जगह पे खड़े हो जाएं ताकि लोग आपको देख सकें।